हेलो स्टूडेंट्स। आज हायर एजुकेशन का पार्ट 5 है आपका। और पिछली 4 क्लास जो आपकी हुई है इनमें हायर एजुकेशन के बारे में वैदिक पीरियड, ब्रिटिश पीरियड, आफ्टर ब्रिटिश पीरियड जो भी हमने उनका जिक्र किया है वो सब आपको जो रिकॉर्ड क्लास है उनमें मिल जाएगा। फिर जो लाइव क्लास हमारी मिल जाएगा। अभी आज का टॉपिक जो स्टार्ट आपका होता है वो RTE से होता है, राइट टू एजुकेशन। आपका मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था, इंडिया बिकम 135th कंट्री इन द वर्ल्ड टू मेक एज ए फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन। तो RTE के बारे में जिक्र करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 में आपका आया। ठीक है, इसमें आर्टिकल 21(1) का प्रोविजन लेकर के आए हैं। प्रोविजन क्या है? एज ग्रुप 6 से 14 ईयर एज ए फंडामेंटल राइट इन सच ए मैनर एज द स्टेट में बी लॉ डिटरमाइन। आप देखोगे फंडामेंटल राइट के तहत RTE को लेकर के आए हैं। और पिछली क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि 1 अप्रैल 2009 से ये पारित हुआ है और 1 अप्रैल 2010 से आपका RTE लागू हुआ है। अगर हम इसके बेसिक मूल की बात करेंगे, जो थ्योरी है, सिद्धांत क्या है, तो इसका सिद्धांत आपका एक्सेस पे जाता है। एक्सेस का मतलब कि आम जो लोग हैं, जनता तक इसकी पहुंच बनाना है, एजुकेशन को पहुंचाना है। RTE के तहत ये एक प्रयास किया गया है सरकार के द्वारा कि फंडामेंटल राइट में इसको इंक्लूड किया जाए और जो शिक्षा से जो लोअर क्लास है हमारी वो वंचित रह जाती है उस तक हम पहुंचाते हैं। आज देखोगे RTE के तहत हर स्कूल में 25% सीटें रिजर्व की गई हैं ताकि वो सेक्शन भी एजुकेशन प्राप्त कर सके जिनके पास में फंडिंग की व्यवस्था नहीं है। और इसके साथ साथ फंडिंग के साथ साथ फीस नहीं ली जाएगी, इसके साथ साथ स्कूल बैग और सामग्री भी निःशुल्क पे करेगा स्कूल जिसमें बच्चे का एनरोलमेंट होता है। ठीक है, इसमें BPL वाले बच्चे हमारे विशेष तौर पर कंसीडर किए जाते हैं और स्कूल इसके लिए बाध्य है कि वो BPL वाले बच्चों की सीटें रिजर्व रखता है। तो ये भारत सरकार का एक एक्ट है जो बच्चों की शिक्षा की तरफ लेकर के जाता है। और इसमें से डिटेल आप देखोगे जो हायर एजुकेशन में क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में बहुत पूछे गए हैं। आज GS का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका RTE होता है। जो सभी PPT आपको यहाँ पढ़ाई जा रही है ये नोट्स के तौर पे आपको PDF के फॉर्मेट में मिल जाएंगी। अगर कोई बच्चा चाहता है तो जो हमारे कॉन्टेक्ट नंबर हैं आपको दिए गए हैं उनसे जा करके आप इसे ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं बेटा। इसके बाद आपका आता है थर्ड एजुकेशन पॉलिसी का डिस्कशन करेंगे। द गवर्नमेंट अपॉइंटेड ए न्यू कमेटी अंडर द कस्तूरी रंगन कमेटी। कस्तूरी रंगन की चेयरमैनशिप में एक कमेटी का गठन किया गया जिसे हम कस्तूरी रंगन कमेटी बोलते हैं। कब आपका हुआ है इसका गठन? आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के लिए किया गया है 2017 में। थर्ड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है। द ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वाज सबमिटेड टू द गवर्नमेंट इन 31 मई 2019। The draft policy report proposed an education policy which seek to address the challenges of access, ये important है बेटा, equity, quality, affordability and accountability faced by the current education system। ये आपके यहाँ पे 5 इन्होंने बेसिक इसके टारगेट दे दिए हैं, इसकी थ्योरी दे दी है। जो आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की आई है 2020 की। आप देखोगे 20 में ये पॉलिसी आपकी आई है। 21, 22 और 23 के जो नेट के पेपर हुए हैं उनमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं से लेकर के पूछे गए हैं। अभी जो आपके रिसेंट जो PPT में आने वाले क्वेश्चन है मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके के क्वेश्चन वहां से पूछे जाते हैं। तो आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या फॉर्मूला था? मैंने आपको कोठारी कमीशन का फॉर्मूला आपको बताया था। कोठारी कमीशन का फॉर्मूला क्या था बेटा? अगर आपको याद होगा, कोठारी कमीशन का 10+3+10+2+3 का फॉर्मूला था बेटा। इसी का फॉर्मूला एज इट इज आता है आपका 5+3+3 4। ये डिजाइन किया गया था आपकी NEP 2020 वाली 5 ईयर इसके लिए दिए गए हैं फंडामेंटल स्टेज के लिए।
3 ईयर दिए गए हैं प्री प्राइमरी स्कूल के लिए, प्री प्राइमरी स्कूल एंड क्लासेस 1 एंड 2। 3 ईयर आपके प्रिपरेशन स्टेज 3 to 5 का है, और 3 ईयर आपके 5 to 8 मिडिल क्लास स्टेज जो 6 to 8 है आपका, एंड 4 ईयर फॉर सेकेंडरी स्टेज क्लास 9 to 12। ये आपका फॉर्मूला जो है 5+3+3 का फॉर्मूला है। बहुत से बच्चों को इसका डिटेल पता नहीं होता है, तो हमारा ये डिटेल है इसका। इस फॉर्मूले को 2000 में दिया गया है और इसी को ही अब फॉलो किया जा रहा है। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये चीजें की गई हैं कि बच्चे को कम से कम बर्डन दिया जाए। नेक्स्ट चलते हैं बेटा। द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट टू बी रीनेम्ड एज द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। अब यहाँ पे बेटा पॉइंट नोट करना आपका, MHRD। MHRD रीनेम्ड हुई है आपकी 2020 में, इस नाम से हुई है बेटा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से, शिक्षा मंत्रालय इसका नाम रख दिया गया है। बट बेटा अगर इसमें पहले जाएंगे तो जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, इससे पहले किस नाम से जाना जाता था, तो आप देखोगे शिक्षा एवं सांस्कृतिक मंत्रालय के नाम से जाना जाता था 1885 से पहले, शिक्षा एवं सांस्कृतिक मंत्रालय। शिक्षा एवं सांस्कृतिक मंत्रालय। अब आपका क्वेश्चन जो यहाँ से बनता है वो इम्पोर्टेंट है। शिक्षा और सांस्कृतिक मंत्रालय ये जाना जाता था, फिर आपका ये 85 के बाद ये आप MHRD में कन्वर्ट कर दिया गया, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, और 2020 से आपका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से ये जाना जाता है। इसी तरीके से आप बेटा जाओगे दूसरी चीज में कि शिक्षा वर्तमान में एजुकेशन किस पॉलिसी में है, किस लिस्ट में है, तो कॉन्करेंट लिस्ट आती है आपकी, समवर्ती सूची आती है। और समवर्ती सूची में है तो इसे कब डाला गया है समवर्ती में, 1976 में डाला गया है। और अगर जाएंगे 1976 से पहले किसका विषय होती थी, तो ये स्टेट का इशू होती थी, स्टेट का विषय होती थी। ये क्वेश्चन भी आपका बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके दोनों। ठीक बेटा, नेक्स्ट चलते हैं। ये आपका पॉइंट हो गया है, द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट टू बी रीनेम्ड एज द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। द ड्राफ्ट पॉलिसी रिफॉर्म्ड कमिटमेंट टू स्पेंडिंग कितना 6% GDP, ठीक है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन, इंक्रीज द पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन। इसमें मैंने आपको बताया था कम्युनिटी कॉलेज, टू एस्टेब्लिश कम्युनिटी कॉलेज। ये कम्युनिटी कॉलेज जो है हमारे, ये किस अप्रोच को बढ़ावा दे रहे हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है। नोट टू द फर्स्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 68 had renamed public expenditure in education must be 6% GDP, which was the retired by the second education policy. In 2017-18, public expenditure on education in India was 2.6% of GDP। तो ये इम्पोर्टेंट डेटा है बेटा आपका। आपको कोठारी कमीशन की जब हमने बात की थी तो कोठारी कमीशन ने रिकमेंडेशन दी थी 6% GDP का इन्वेस्टमेंट किया जाए। और अगर आप जाओगे तो ब्रिटिश पीरियड में, एक क्वेश्चन यहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ, ब्रिटिश पीरियड में किस कमीशन के तहत एजुकेशन के इन्वेस्टमेंट के लिए 1 लाख रुपए अपॉइंट किए गए थे कि एजुकेशन पे उनको खर्च किया जाएगा। तो जो बच्चे कंटिन्यू क्लास कर रहे हैं वो थोड़ा अपना माइंड लगाएं और इसका आंसर बताएं कि क्या आंसर होना चाहिए इसका। नेक्स्ट चलते हैं बेटा इसमें। अब इसका जो आपकी क्लासेस हैं ये डिटेल है आपका NEP के थ्रू, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 क्या क्या रिकमेंडेशन लेके आई है हमारी डिफरेंट सेक्शन के लिए। तो यहाँ पे हमारा पहला सेक्शन होता है यूज ऑफ ICT इन एजुकेशन। ICT का मतलब तो बेटा आप समझते ही हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज किस तरीके से एजुकेशन में किया जाएगा और किसके भी हाथ पर क्या रिकमेंड करता है NEP 2020, उस चीज पे फोकस करना है आपका। एक ये आता है नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये
इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है टू एनहांस द एजुकेशनल लिटरेसी अमंग द डिजिटल प्रोग्राम। तो आप देखोगे जो टीचर है उसका, अगर ट्रेडिशनल तौर पे हम जाएं तो पहले क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता था कि टीचर को कितना स्किल उसकी डेवलप होनी चाहिए क्लासरूम में, जो हमारी क्लासेस होती हैं उसमें जो उनके टूल्स होते हैं, टीचिंग एड्स होती है, शिक्षण सहायक सामग्री होती है, उन शिक्षण सहायक सामग्री को गवर्न करने के लिए, उन्हें हैंडल करने के लिए टीचर को कितना लिटरेट होना चाहिए ताकि वो किसी और चीजों पर डिपेंडेंट ना रहे। आज देखोगे लिटरेसी को डेवलप करना, डिजिटल लिटरेसी को डेवलप करना हायर एजुकेशन के लिए इम्पोर्टेंट चीज है। और आज जो हमारी नई जनरेशन है जो एजुकेशन अचीव कर रही है, जो एजुकेशन ले रही है, तो आप देखोगे उनका जो लिटरेसी रेट है इस डिजिटल सेक्टर में देखोगे जो ट्रेडिशनल लोग हैं उनसे ज्यादा मिलेगा। और कहीं ना कहीं किसी भी टीचर के प्रोफेशनल प्रोग्रेस के लिए डिजिटल लिटरेसी एक हेल्पफुल फैक्टर के रूप में कार्य करती है। तो ये आपका मिशन है टेक्नोलॉजिकल एडवांस के लिए। NMEICT इसकी एब्रीवेशन है, NMEICT। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बेटा। ए नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम विल बी आल्सो सेट अप अंडर द मिशन एज द ऑटोनोमस बॉडी टू फैकल्टी डिसीजन मेकिंग ऑन द इंडक्शन डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ ICT। बेटा इंडक्शन को लेकर के नेट की परीक्षा में आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यहाँ पे कुछ पॉइंट नोट कर लेना बेटा। पुल फैक्टर, पुल फैक्टर, पुश फैक्टर, पुश फैक्टर, इंडक्शन। इंडक्शन जो आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी का चूल्हा होता है, उसी थ्योरी को बेसिस करके ये वर्ड आपका आता है। एक कॉन्सेप्ट नाम का एक आपसे भी चीज पूछी जाती है, कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, कॉन्सेप्ट क्या होते हैं बेटा, ये आपको पता होना चाहिए। पुल फैक्टर, पुश फैक्टर, इंडक्शन, तो ये क्या है, कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो हायर एजुकेशन में आपसे पूछे जा रहे हैं। और आज के ट्रेंड में एक वर्ड और आप लिखोगे, डिजिटल डिवाइड। डिजिटल डिवाइड, कॉन्स्पिशियस एक्सपेंसिव, वर्चुअल एथनोग्राफी, इमोशनल डेवलपमेंट, ये ऐसे वर्ड हैं जो आप से क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं नेट की परीक्षा में। छोटे छोटे वर्ड हैं, आपको पता होना चाहिए, समझ में आनी चाहिए चीजें। इंडक्शन का मतलब आप देखोगे जब किसी चीज को हम सेंट्रलाइज करते हैं, चीजों पे फोकस करते हैं, तो वो मेथड हमारा इंडक्शन मेथड कहलाता है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा। नेशनल रिप्रेजेंटेटिव ऑन एजुकेशन डेटा विल बी सेटअप टू द मेंटेन ऑल रिकॉर्ड रिलेटेड टू इंस्टीट्यूशन, टीचर्स एंड स्टूडेंट इन डिजिटल फॉर्म। ये आपका नेशनल रिपोजिटरी एजुकेशन डेटा का काम है, जो हमारे बच्चों का जो रिकॉर्ड है, इंस्टीट्यूशन का रिकॉर्ड है, उनको ऑनलाइन डिजिटल रख रहा है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा। यूजीसी एंड यूनिवर्सिटी सिस्टम, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत यूजीसी और जो आपका यूनिवर्सिटी सिस्टम है उसमें क्या क्या चीजें हैं, ये देखने की यहाँ बात की गई है। देखो यूजीसी पे थोड़ा फोकस किया गया है यहाँ। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कम इनटू एग्जिस्टेंस 28 दिसंबर 1953, रिपीट हो रहा है बेटा ये। बिकम स्टैट्यूटरी बॉडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट इन 1956। दोनों डेट आपकी इंपोर्टेंट है, डेट आपकी पूछी जाती है, ये थोड़ा ध्यान रखना है। क्या क्या फंक्शन है, कोऑर्डिनेट, डिटर्मिनेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन, ये इनके वर्क हैं यूनिवर्सिटी के मोटे तौर पर अगर यूजीसी के देखे जाएं। इसके बाद आपका द टर्म, जो यहाँ पे आपकी इसकी बॉडी है उसका यहाँ पे डिस्कशन किया गया है। कभी कभी पूछ लिया जाता है जो यूजीसी के चेयरमैन है उनका टर्म कितना होता है, तो 5 ईयर्स है। और इससे पहले अगर एज 65 ईयर की हो रही है तो भी वो रिटायर हो जाएंगे आपके। द टर्म ऑफ वाइस चांसलर कितना, वाइस चेयरमैन कितना है, 3 ईयर है। और एज ऑफ 65 ईयर। द टर्म ऑफ द मेंबर कितना है, 3 ईयर है। ठीक है, इसके बाद आप देखोगे, वैसे ये सेक्शन इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, बट कभी कभी एनटीए से क्वेश्चन उठा सकता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका, यूजीसी हैज एस्टेब्लिश 7 रीजनल ऑफिस। बेटा क्वेश्चन किस तरीके के पूछे गए हैं, एक तो आपके एक्ट पूछे जाते हैं यूजीसी के, किस एक्ट के तहत कोऑर्डिनेशन का कार्य करती है, कोऑर्डिनेशन का वर्क हमारा आता है किसका, यूजीसी का, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है।
आप देखोगे इसके बाद ये लिया गया है कि यूजीसी के जो रीजनल सेंटर हैं वो कब एस्टेब्लिश किए गए थे 1992 में। क्यों एस्टेब्लिश किए गए थे? वर्कलोड को देखते हुए, वर्कलोड को कम करने के लिए आपके रीजनल सेंटर बनाए गए हैं। कौन कौन से रीजनल सेंटर थे? आपके 7 रीजनल सेंटर हैं। हैदराबाद, पुणे, भोपाल, कोलकाता, गुवाहाटी, बेंगलुरु और दिल्ली। ये यूजीसी के रीजनल सेंटर हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है यूजीसी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका हायर एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इवन दो यहाँ तक कि आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो परीक्षा होती है उनमें भी यूजीसी को लेकर के क्वेश्चन आता है। अभी जो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा है उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका यूजीसी का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, और 100% सिलेबस में भी इंक्लूड है आपका यूजीसी, और 100% आपको क्वेश्चन यहाँ से मिलता ही मिलता है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा। द यूजीसी हैज यूनिक distinction of being the only grant giving agency in the country which has been fasted with two responsibility। कौन कौन सी responsibility है बेटा? Providing the fund and that the coordination, determination and maintenance of the standard of institution of higher education। The UGC mandate include, क्या क्या include करती है बेटा? Promoting and coordinating university education, determining and maintaining standard of teaching, एग्जामिनेशन एंड रिसर्च इन यूनिवर्सिटी। बेटा यहाँ से आपके क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ मैं। क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं? यूजीसी के वर्क क्या क्या नहीं है? अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर नहीं है यूजीसी का वर्क। अपॉइंटमेंट ऑफ फैकल्टी यूनिवर्सिटी अपने बिहाफ पर करती है। एग्जाम कंडक्ट कराने का, एग्जाम कंडक्ट कराने का कार्य यूजीसी का नहीं है। एग्जाम कंडक्ट यूनिवर्सिटी अपने बिहाफ पर कराती है। यूजीसी का कार्य मेनली रेगुलेशन देना है। ये रेगुलेशन आपके फॉलो किए जाते हैं यूनिवर्सिटीज के द्वारा। तो यहीं से ही आपको क्वेश्चन मिलने वाला है। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सा कार्य यूजीसी का है और इनमें से कौन सा कार्य यूजीसी का नहीं है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको तैयार करना है। नेक्स्ट है बेटा फ्रेमिंग रेगुलेशन, जो भी मैंने आपको बताया ऑन द मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन। अभी रेगुलेशन की हम बात कर रहे थे, तो रेगुलेशन 2018 के अकॉर्डिंग अभी पीएचडी की प्रिपरेशन, पीएचडी की डिग्री जो है वो इसके अकॉर्डिंग कराई जा रही है। और इसमें एक वर्ड आता है बेटा आपका कोर्स वर्क। कोर्स वर्क ये एक जो वर्ड है, हर पीएचडी में एनरोल होने वाले स्टूडेंट के लिए 6 मंथ का कोर्स वर्क कंपलसरी है। और जो भी बच्चा उस यूनिवर्सिटी से एमफिल है उसके लिए कोर्स वर्क से छूट होगी, वरना हर एक सब्जेक्ट में जो पीएचडी में एडमिशन लेने जा रहा है बच्चा, चाहे वो नेट है चाहे जेआरएफ है, वो 6 मंथ का कोर्स करेगा। और इस कोर्स में 2 पेपर आपके होते हैं। एक आपका रिसर्च मैथोलॉजी का पेपर होता है, एक उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट जिसमें वो टॉपिक पे जिस सब्जेक्ट में रिसर्च करने जा रहे हैं उसमें रिसेंट ट्रेंड को लेकर के एक पेपर होता है। दोनों ही पेपर बच्चे को 6 मंथ के कोर्स के बाद क्वालिफाई करने होते हैं, और उसके बाद उसकी आरडीसी कंडक्ट कराई जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं बेटा मॉनिटरिंग डेवलपमेंट ऑफ द फील्ड। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डिसबर्सिंग द ग्रांट टू द यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज और आ गई है आपकी, ग्रांट रिलीज किस बिहाफ पे करती है यूजीसी? आपका नेक ग्रेडिंग करेगा, और जितनी अच्छी ग्रेडिंग होगी उतना ही यूजीसी फंड देगी यहाँ पे। तो और ये भी है अब रिसेंट की जो आपकी पॉलिसी है इसके अकॉर्डिंग हर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को नेक का जो ग्रेडिंग है वो लेना जरूरी है। नेक से एक्रेडिटेशन जरूरी है उनके लिए। नेक्स्ट है बेटा सर्विंग एज ए vital link between union and state government and institution of higher education learning, advising the central and state government on the improvement of university education। This is the most important function of university grant commission, to advise the central and state higher education institution, monitoring regulation, ये सब चीजें करती है यूजीसी। नेक्स्ट चलते हैं बेटा आपका टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी आपका इंपॉर्टेंट है बेटा। टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी में कितने प्रकार की यूनिवर्सिटी पाई जाती हैं, जिस जो यूनिवर्सिटी हमारी उनकी क्या क्या क्वालिटी होती है वो इम्पोर्टेंट है आपकी। आप अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करते हैं तो प्रीवियस ईयर में आपके बहुत से क्वेश्चन इस प्रकार के पूछेंगे कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं वो
उनकी विशेषता क्या है, स्टेट यूनिवर्सिटी की विशेषता क्या है, मेटा यूनिवर्सिटी की विशेषता क्या है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी की विशेषता क्या है। तो टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी में अगर हम आते हैं तो टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी में पहला आपका आता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश बाई द सेंट्रल एक्ट। आप देखोगे जो यूनिवर्सिटी आपके संसद के एक्ट द्वारा पारित होकर के एस्टेब्लिश की जाती है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अधीन आती है, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी को ग्रांट भी अच्छी मिलती है, और स्टैंडर्ड एजुकेशन के फील्ड में उसका स्टैंडर्ड भी हम अच्छा मानते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है आपका, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का विजिटर कुलपति कौन होता है, ये आपके पीवाईक्यू में आपको क्वेश्चन मिलने वाला है। तो आप देखोगे प्रेसिडेंट के सुपरविजन में ये चीजें चलती हैं। नेक्स्ट चलते हैं बेटा स्टेट यूनिवर्सिटी। स्टेट यूनिवर्सिटी वो होती हैं जो आपकी स्टेट जो लेजिस्लेचर है वहां से आपका एक्ट पारित होकर के, जैसे अभी रिसेंटली हमने नालंदा यूनिवर्सिटी का जिक्र किया था। नालंदा यूनिवर्सिटी आपकी रिसेंट में बनी है, बिहार की विधानसभा के द्वारा एक एक्ट पारित हुआ, और 2014 में आपकी स्टेट यूनिवर्सिटी बनी है नालंदा। रिसेंट में अगर आप इंटरनेट पे जाएंगे तो वहां पे आपको ये मिल जाएगा, नालंदा यूनिवर्सिटी डालते ही आपका 2014 आ जाएगा। और इसी में ही रिसेंटली अभी आपका मोदी जी ने इसका जो कैंपस है वो उसे इनॉग्रेट किया है, उसका उद्घाटन मोदी जी के द्वारा किया गया है। तो ये क्वेश्चन आपका इंपोर्टेंट है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी क्या होती है? यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश थ्रू द स्टेट सेंट्रल एक्ट बाई ए स्पॉन्सरिंग बॉडी, ए सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 19 1860। 1860 के सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत वो पंजीकृत संस्था द्वारा, और एनी अदर corresponding law for the time being enforced in a state or public trust or company registered under the section of 25 of the Company Act 1956। ये इंपोर्टेंट है आपका, कोई भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी आपकी इस तरीके से बन सकती है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। आपका क्वेश्चन जो आता है ये एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी के लिए क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए। अगर हम किसी यूनिवर्सिटी को डीम्ड यूनिवर्सिटी घोषित कर रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या एक एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन है, एसेंशियल जो चीजें चाहिएंगी वो क्या क्या होंगी, उनका हम जिक्र करते हैं। डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी एन इंस्टीट्यूशन डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी commonly known as deemed university refer to a high performing institution which has been so declared by the central government under the section 3 ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। बेटा ये आ गया है आपका इंपोर्टेंट, सेक्शन 3 अंडर यूजीसी एक्ट 1956। दे हैव द पावर टू कन्फर डिग्री जस्ट लाइक नॉर्मल यूनिवर्सिटी एज रिवाइज गाइडलाइन पब्लिश्ड इन जून 2019। द एलिजिबिलिटी ऑफ डिमांड नेम्ड यूनिवर्सिटी क्या क्या होनी चाहिए, मस्ट बी ऑपरेशन फॉर एटलीस्ट 20 ईयर। आपसे बेटा क्वेश्चन पूछा जाता है सही कूट का चयन कीजिए। जो हमारा कोड होगा इसमें 1 2 3 4 5 मे बी 6 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे, और इन ऑप्शन में से आपको वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी के लिए जरूरी नहीं है। तो ये इंपोर्टेंट है, हर एक पॉइंट आपको याद होना चाहिए। डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी के लिए 20 साल से वो शैक्षणिक संस्थान एजुकेशन के फील्ड में काम कर रहा हो। इसके बाद शुड हैव द लास्ट शुड हैव एट लीस्ट 100 टीचर एंड 2000 स्टूडेंट। पीटीआर कितना होगा, पीपल टीचर रेशियो कितना होगा, पीटीआर कितना होगा बेटा 1.20। कितना होना चाहिए, एक टीचर एक फैकल्टी का अपॉइंटमेंट 20 स्टूडेंट पे होना चाहिए। और इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो नेक्स्ट उसमें है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है आपकी, इन्हें देख लेना बेटा एक बार। 1/3 ऑफ द स्टूडेंट शुड बी परस्यूइंग रिसर्च और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स। 1/3 स्टूडेंट, ठीक है। पीएचडी के कोर्स भी यहाँ पे होने चाहिए। मिनिमम टीचर स्टूडेंट रेशियो 1/20 का होना चाहिए। बिल्ड अप एरिया नॉट लेस देन 30 स्क्वायर मीटर पर स्टूडेंट। ये आपकी जो लैंड की जो भूमि है कितनी होनी चाहिए उस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को, ये पॉइंट हमारा देता है। वैलिड एक्रेडिटेशन बाय नैक, नैक का एक्रेडिटेशन कराया हो, एटलीस्ट कितना स्कोर होना चाहिए ये दिया हुआ है। इंस्टीट्यूशन 2/3 ऑफ एलिजिबल टेक्निकल प्रोग्राम
accredited by NB है। इसके बाद आपका फिगर अमाउंट ऑफ द टॉप 50 रैंक in any specific category among the top 100 overall ranking NIRS। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा demonstrated the characteristics of the industry through the multidisciplinary course। बेटा ये इंपॉर्टेंट है आपका, मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्स मतलब कि अलग अलग डिसिप्लिन में उनके कोर्स कंडक्ट होते हो। ठीक है, नेक्स्ट चल रहे हैं बेटा एनुअल पर फैकल्टी पब्लिकेशन इन स्कोपस जर्नल। आपके क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, स्कोपस वेब ऑफ साइंस और पीयर रिव्यू जर्नल ऑफ एक्सेप्टेबल क्वालिटी एज पर द यूजीसी रेफरेंस लिस्ट क्वालिटी जर्नल शैल नॉट बी लेस देन 2। बेटा ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट था हायर एजुकेशन का, इससे आपको बहुत क्वेश्चन मिलते हैं, विशेष तौर पे जो अभी लास्ट में हमने जिक्र किया है डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का। इसे कंटिन्यू करेंगे आपका नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटा, थैंक यू।